बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहसिन अली। आज बच्चों हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इस चैप्टर के अंदर हम केमिस्ट्री की बेसिक्स को देखेंगे, कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे केमिस्ट्री के कि किस तरह से केमिस्ट्री डेवलप हुई है। आज जो लेकिन हमारा मेन टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ एटम से रिलेटेड। हिस्ट्री ऑफ एटम की अगर हम बात करें तो काफ़ी अर्सा पहले ये ख्याल किया जाता था कि जो हमारा मैटर होता है ये ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिसको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टाइम अगो, काफ़ी अर्सा पहले ये वाला जो ख्याल था जिसकी मैंने अभी बात की है, ये ख्याल था ग्रीक फिलासफर्स का, जिनको हम यूनानी फिलासफर्स भी कहते हैं। ग्रीक फिलासफर्स का मानना था कि जो हमारा मैटर होता है, सपोज ये मैटर है, ये एक ऐसे पार्टिकल से मिलकर बना होता है जिनकी दो तरह की प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो ये कि वो क्या है, सिंपल है, और दूसरी प्रॉपर्टी उन्होंने ये बताई कि वो इंडिविजिबल है। ये ग्रीक फिलोसोफर्स का कंसेप्ट था। सिंपल मीन कि वो सादा है, दूसरी बात इंडिविजिबल। इंडिविजिबल का मीनिंग था कि सपोज अगर हम मैटर का कोई टुकड़ा लेते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं तो हमें वो मुख्तलिफ पार्ट्स में मिलता है, ठीक है। मजीद उनको आगे डिवाइड करते हैं और करते जाते हैं, एक ऐसा वक्त आता है कि ये एक बेसिक यूनिट को पहुंच जाते हैं, एक सिंगल यूनिट को पहुंच जाते हैं जिनको मजीद डिवाइड आगे नहीं किया जा सकता, ठीक है। इन पार्टिकल्स को जिनको आगे मजीद हम अब डिवाइड नहीं कर सकते, एटम का वर्ड दिया गया। और एटम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाने वाले जो फिलासफर्स थे, यूनानी फिलासफर्स, वो कौन थे? उनका नाम था डेमोक्रिटस। डेमोक्रिटस वो पहले फिलासफर्स, यूनानी फिलासफर्स थे जिन्होंने एटम का वर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। और ये वाला वर्ड एक यूनानी फिलासफर से डिराइव किया गया। ये जो आजकल हम वर्ड यूज करते हैं एटम, ये एक यूनानी वर्ड से डिराइव किया गया था। वो वर्ड क्या है? एटोमोस। एटोमोस का बेसिकली मीनिंग होता है इंडिविजिबल, ऐसी चीज जिसको हम मजीद आगे डिवाइड ना कर सकते हो। ये सारी की सारी बातें विद द पैसेज ऑफ टाइम रिजेक्ट कर देगी। जैसे जैसे आगे एक्सपेरिमेंट्स हुए तो एक्सपेरिमेंट्स ये सारी बातें बेस नहीं करती थी, तो इनको रिजेक्ट कर दिया गया। फिर हम हिस्ट्री ऑफ एटम की जब बात करते हैं तो 17वीं सदी के अंदर कुछ वर्क हुआ। इन 17th सेंचुरी एक स्टडी हुई जिससे कुछ और हमें आइडियाज मिले। क्वांटिटेटिव स्टडी की गई एक प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। एक मैटर का खालिस टुकड़ा लिया गया जिसकी स्टडी की गई, और आपको पता है इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को हम मिक्सचर कहते हैं, प्योर फॉर्म मैटर को हम सब्सटेंस कहते हैं। एक प्योर सब्सटेंस की स्टडी की गई जिससे ऑब्जर्व हुआ कि वो जो सब्सटेंस है वो डिफरेंट एलिमेंट पर मुश्तमिल है। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं तो वो प्योर सब्सटेंस बना हुआ है। 17वीं सेंचुरी का जो वर्क था वो क्या बताता है? जो प्योर सब्सटेंस है
प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ different elements. और मेन उसमें ये भी बात बताएगी कि अगर हम इस प्योर सब्सटेंस की ब्रेक डाउन करवाते हैं तो हमारे पास ये एलिमेंट्स मिलते हैं जिनसे वो कंबाइन होकर बना हुआ है। अब मैं आपको फिर दोबारा बता दूं कि ये सारी बातें एक्सपेरिमेंटली नहीं थी, ये थ्योरेटिकली थी, ठीक है। तो ये सारी की सारी बातें एक्सपेरिमेंट पर बेस नहीं करती। आगे हिस्ट्री ऑफ एटम की हम बात करते हैं। मेन एक हमारे पास साइंटिस्ट आते हैं इन 1808 के अंदर, एक हमारे साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन। ये एक इंग्लिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने भी कुछ कंट्रीब्यूशन की एटम से रिलेटेड। इन्होंने दो तरह के लॉज दिए। वो लॉज क्या थे, पहले तो हम उनको लिख लेते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन भी करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ इन्होंने दिया लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। एक और इनका मेन और काम था, इन्होंने एटॉमिक थ्योरी भी इंट्रोड्यूस करवाई। इन सारी चीजों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास आप बेसिकली पढ़ चुके हैं बेसिक क्लासेस के अंदर। इसकी डेफिनेशन यह है कि मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन आपके लिए एक नई चीज है, ये मैं आपको बता देता हूं। ये लॉ हमें ये बताता है कि अगर आप कोई भी प्योर केमिकल कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, आपने प्योर केमिकल कंपाउंड लिया है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स्ड रेशियो से कंबाइन हुए होते हैं। वो एक फिक्स्ड रेशियो से, अब वो फिक्स्ड रेशियो किसकी होती है, वो उनके एटॉमिक मासेस की होती है, ठीक है। अगर आपने कोई प्योर केमिकल कंपाउंड लिया है तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो फिक्स रेशियो से कंबाइन होंगे, लेकिन वो फिक्स रेशियो किसकी होगी, एटॉमिक मासेस की। इन लॉज को मैं आपको एक एग्जांपल से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। इन लॉज का हिस्ट्री ऑफ एटम से रिलेटेड क्या है, उसने कहा था कि अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम इन लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे, अब मैं एक एग्जांपल से आपको ये चीज क्लियर कर देता हूं। ये मेन एग्जांपल देखें। हमारे पास एक रिएक्शन है अमोनिया की फॉर्मेशन का। अगर हम पहले लॉ की बात करें तो देखें, मास जितना इधर है उतना ही इधर है। ये नहीं है कि कोई चीज खत्म हो गई हो या कोई चीज कहीं से ऐड हो गई हो। देखिए नाइट्रोजन 1 का 14 होता है, 2 का कितना होगा 28, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, और हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 6, 3 2 are 6, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 6। ये मास की भी मैं बात कर रहा हूँ। इधर देखिए, इधर 2 नाइट्रोजन है तो 2 नाइट्रोजन के कितना होता है 28, और हाइड्रोजन कितने 3 2 are 6, तो 6 का हाइड्रोजन का कितना मास होगा 6। दोनों के मास को सम करें, देखिए मास सेम उतना ही है, जितना इधर है उतना ही उधर है। डिस्ट्रॉय ये नहीं है कि यहाँ पे मास चेंज हो गया हो, कम हो गया हो या ज्यादा हो गया हो। वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन neither be created nor destroyed but it can be changed from one form to another form। अब इसका आप कहेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ एटम से रिलेशन क्या है। वो कह रहा था कि अगर
एटम एग्जिस्ट कर रहा हो तो हम इन लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए ये एटम ही है, नाइट्रोजन के एटम मिलकर ही एलिमेंट्स बना हुआ है। नाइट्रोजन का एलिमेंट हाइड्रोजन के एलिमेंट्स कंबाइन हुए हैं तो हाइड्रोजन का एलिमेंट बना हुआ है। ये सारी चीजें अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इन चीजों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन जो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को देख लेते हैं। सपोज हमारे पास कोई एक प्योर केमिकल कंपाउंड है, ठीक है, आप वाटर को ले लें। मैंने आपको बताया था डेफिनेट प्रोपोर्शन के अंदर, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में हम एलिमेंट्स की एटॉमिक मैसेज के लिहाज से रेशियो को देखते हैं कि वो फिक्स होती है। अब यहाँ पे देखें हाइड्रोजन की कितनी है, मैस एक का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन है कितने, 2 है। और रेशियो इसके अंदर आएगी, आगे हम रेशियो का साइन डालते हैं जब दो चीजों के दरमियान रेशियो चेक कर लेते हैं। ऑक्सीजन की मैस कितनी होती है, 16। ये वो रेशियो है जो कहीं जब भी आप प्योर वाटर उठाएंगे तो आपको ये रेशियो फिक्स मिलेगी। इस रेशियो से जब भी आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। अगर ये रेशियो और सिंपल हो रही होती है तो इसको मजीद सिंपल कर लेते हैं, 2 1 1 2 8 6। तो वाटर के अंदर रेशियो मेन क्या आई, 1:8। मतलब हाइड्रोजन के 1 मोल मैस के लिहाज से और ऑक्सीजन 8, इनको अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बनेगा, वाटर। उसने अब यहाँ पे भी देखें ये एटम एग्जिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं तो ये वाटर बना है ना। तो इन लॉज को भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हमारा एटम एग्जिस्ट कर रहा होता है। अगर एटम ही एग्जिस्ट ना कर रहा होता तो हमारे ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने कैसे एग्जिस्ट करना था, एक जैसे एटम हाइड्रोजन के मिले हैं तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना है, ऑक्सीजन के एटम मिले हैं तो ऑक्सीजन एलिमेंट बना है। तो अगर एटम एग्जिस्ट कर रहा होता है तो हम इन लॉज को एक्सप्लेन कर सकते हैं और आपको ये लॉज भी बड़ी अच्छी तरह से क्लियर हो चुके होंगे। एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं कि एटॉमिक थ्योरी क्या चीज है। एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो उसने कंसेप्ट दिया जॉन डाल्टन ने, उसका मानना था कि जो हमारा मैटर होता है, ठीक है, मैटर का अगर हम कोई भी टुकड़ा ले लें, मतलब उसका कोई भी पार्ट ले लें तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। सपोज एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक ये हमने मैटर का कोई टुकड़ा ले लिया, ठीक है। अब इस मैटर के टुकड़े के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। अब वो डिफरेंट एलिमेंट्स जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, फास्फोरस हो सकता है, ठीक है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है। सपोज नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन के एटम होंगे, एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, सल्फर के अंदर एटम्स ऑफ सल्फर, इसी तरह फास्फोरस के अंदर एक जैसे नाइट्रोजन के एटम कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, ठीक है। लेकिन एक मैटर का अगर हम टुकड़ा लेते हैं तो उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट एक जैसे एटमों से मिलकर बना होता है। ये एटॉमिक थ्योरी थी, ठीक है। और उसका मानना ये था कि हर एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एलिमेंट। जैसे नाइट्रोजन अपनी अलग से शो करेगा, सल्फर अलग से और फास्फोरस अलग से शो करेगा। लेकिन एक जैसे एटम मिलेंगे तो नाइट्रोजन एलिमेंट बनेगा, एक जैसे एटम सल्फर के मिलेंगे तो सल्फर एलिमेंट बनेगा। डिफरेंट एलिमेंट अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ये एटॉमिक थ्योरी थी। आगे हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ एटम की। ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हम एटम की डेफिनेशन करने के काबिल हो जाते हैं। एटम की डेफिनेशन को देखते हैं कि एटम क्या है। एटम, ये सारा कुछ डिस्कस करने के बाद जो एटम को डिफाइन किया गया वो ये था, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एक एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जर्रा है जो किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। इसकी डेफिनेशन मैं लिख देता हूं।
It is the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction. एलिमेंट का जैसे हम यहाँ पे पढ़ के आए हैं कि एक जैसे एटम कंबाइन हो रहे थे तो एलिमेंट बन रहा था, एटॉमिक थ्योरी में हमने जैसे पढ़ा। तो फिर उसके बाद हम मेन डेफिनेशन पे पहुंचे एटम की। एलिमेंट का वो छोटे से छोटा जर्रा, ठीक है, जो आगे किसी केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले सकता हो उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। ठीक है, आपको पता है कि एलिमेंट एटमों से मिलकर बना होता है, एक जैसे एटमों से। तो अब उन एटमों के अंदर छोटे से छोटा जर्रा जो किसी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है उसको हम क्या कहते हैं, एटम। एटम की आगे एग्जिस्टेंस के लिहाज से भी दो तरह की टाइप्स हैं कि एटम किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं। टू टाइप्स ऑफ एटम। फर्स्ट, डिपेंडेंट एंड सेकंड, इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट बच्चों वो होते हैं जो किसी दूसरे एटम पे भी डिपेंड कर रहे हो, मतलब अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, अपना वजूद बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे एटम पर भी एग्जिस्ट कर रहे हो। सपोज वो आपके कोई भी हो सकते हैं, जैसा कि इसकी एग्जांपल्स में नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है। इन एटम्स ने किसी से इलेक्ट्रॉन लेकर या किसी को इलेक्ट्रॉन देकर अपनी एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना होता है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट एटम है उनको किसी के साथ बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना वो किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं और ना ही किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं। उनमें कौन से एटम आ सकते हैं आपको पता होना चाहिए। हीलियम के आ सकते हैं एटम, आर्गॉन के आ सकते हैं, और आपके पास जितनी भी नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस आपको पता है ना तो बॉन्ड बनाती हैं, उसकी वजह ये है कि ना वो इलेक्ट्रॉन उनको लेने की जरूरत होती है और ना ही वो इलेक्ट्रॉन किसी को मतलब देते हैं। तो उन एटम्स को क्या कहेंगे आप, इंडिपेंडेंट एटम्स। अब ये तो हमने इसकी एग्जिस्टेंस के लिहाज से टाइप्स देखी। मॉडर्न आगे रिसर्चेस हुई तो देखा गया कि एटम को मजीद क्लासिफाई किया जा सकता है। एटम्स के अंदर मजीद डिवीजन है। देखा गया कि मोर देन 100 particles exist in atom, like electron, proton, neutron, hypron, neutrino एंड एंटी न्यूट्रिनो। डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। मेन जो आपके फ्लोर्स में है वो कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपने अभी तक भी इन्हीं चीजों को देखा होगा। ये जो हाइप्रोन, न्यूट्रिन, एंटी न्यूट्रिनो, ये आपके लेवल से आगे की बात है। लेकिन मॉडर्न रिसर्चर्स ने ये साबित किया कि एटम के अंदर मोर देन 100 इस तरह के पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन उसका मानना था कि जो मेन पार्टिकल्स हैं, जो किसी एटम की बुनियाद है, ठीक है, जो उसका स्ट्रक्चर बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं, वो कौन से हैं, ये 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इन पार्टिकल्स को इनकी इंपॉर्टेंस की वजह से नाम दिया जाता है, ये फंडामेंटल पार्टिकल है। ये क्या है, फंडामेंटल। ये किसी भी एटम का स्ट्रक्चर बनाने में सबसे अहम किरदार अदा करते हैं।
ये सारी बातें डिस्कस करने के बाद हमारे पास एक लास्ट साइंटिस्ट रह जाते हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन है एटम से रिलेटेड, वो हैं जेकोब बर्जीलियस। जेकोब बर्जीलियस ने दो मेन कंट्रीब्यूशन की। सबसे पहली जो थी, उन्होंने सिस्टम ऑफ सिंबल इंट्रोड्यूस करवाया। दूसरा, उन्होंने एटॉमिक मैसेज के बारे में बताया, एलिमेंट्स की। सिस्टम ऑफ सिंबल मतलब ये जो आप डिफरेंट सिंबल यूज करते हैं, जैसे कार्बन के लिए C, नाइट्रोजन के लिए N, हीलियम के लिए He, ये सारा सिस्टम की साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस करवाया था जेकोब बर्जीलियस ने। ठीक है, मतलब ये वाली चीजें एटम वगैरह एलिमेंट्स मतलब आगे इंट्रोड्यूस हुए तो उनको किसी तरह से शो भी तो करना था। उनका जो सिंबल का सिस्टम था वो जेकोब बर्जीलियस साइंटिस्ट था जिसने इंट्रोड्यूस कराया था। एटॉमिक मैसेज, ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी। आज भी जो कुछ वैल्यू यूज होती हैं तो उस वक्त की जो उसने इंट्रोड्यूस करवाई थी एटॉमिक मैसेज की वैल्यूज उनसे बड़ी मैच करती हैं। ठीक है, तो ये जो कार्बन का 12 मास है, हाइड्रोजन का 1 है, तो ये सारी वैल्यूज वाला सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था एटॉमिक मैसेज वाला? जेकोब बर्जीलियस ने। आज जो हमने बच्चों ये सारा डिस्कस किया है, ये सारे का सारा हिस्ट्री ऑफ एटम से रिलेटेड था, जो आपका पहला टॉपिक है आपके पहले चैप्टर का, जिसे कॉन्सेप्ट ऑफ एटम भी कहते हैं। हो सो कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको कोई इशू है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।